गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमने हिंदी ग्रामर में पार्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, वर्ण विचार। वर्ण क्या है? शब्द को अगर हम टुकड़े करें और उनके और अधिक टुकड़े नहीं हो तो उन्हें हम क्या कहते थे? वर्ण। वर्णमाला में क्या होता है? वर्णों को क्रम से व्यवस्थित रूप से जमा दिया जाता है तो वो वर्णमाला कहलाता है। और हमने पढ़ा था कि वर्ण में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। अब स्वर कितने होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, यानी टोटल 11 स्वर होते हैं। और आम और अह जो बचते हैं वो क्या कहलाते हैं? अयोगवा। अयोगवा क्या है? जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। अब व्यंजन जो होते हैं वो क्या है? जो स्वरों की सहायता से बोले जाए। स्वर क्या थे? जो बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाए वो स्वर थे। और व्यंजन क्या है? जो वर्णों की सहायता से बोले जाए, जो स्वरों की सहायता से बोले जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। फिर हमने देखा था कि व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कहाँ से कहाँ तक है? क से लगाकर म तक। आपको ये सारी चीज याद करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले वर्णमाला याद करनी होगी। क्या याद करना होगा? वर्णमाला। तो क से लगाकर म तक स्पर्श व्यंजन है, यानी जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो सांस है वो मुंह में स्पर्श कर कर बाहर इसका उच्चारण होता है। यानी इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो स्पर्श मुंह में कहीं ना कहीं स्पर्श होकर बाहर आते हैं। इसी तरीके से य, र, ल, व ये क्या है? अंतःस्थ। यानी य, र, ल, व जो 4 वर्ण है इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वो अंदर से, अंतःस्थ यानी अंदर से बोलते हैं। ये बिना किसी रुकावट के ही बाहर आते हैं, लेकिन अंदर नाभि से बोलते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्थ। इसी की तरह स, 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 ह ये 4 वर्ण है जो क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और ऊष्म का मतलब होता है गर्म। यानी जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो मुख से जो हवा है वो गर्म होकर बाहर निकलती है। फिर हमने लास्ट में देखा था संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन का मतलब है 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इनमें किसी स्वर का योग नहीं होता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अक्षर जो है वो किससे मिलकर बना था? क और श से। त्र है त और र से। ज्ञ ज प्लस य से। स्र श प्लस र से मिलकर। ये तो हो गई कल की बात। अब आज हम देखेंगे स्वर जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से भी कम समय लगे, और दीर्घ स्वर क्या है? जिन्हें उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर से भी दुगुना समय लगे। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से है? अ, ई, उ, री। री। अ, ई, उ, री। ये जो 4 वर्ण हैं, जो 4 स्वर है वो क्या है? ह्रस्व स्वर। अ, ई, उ, री ये जो 4 वर्ण हैं, जो 4 स्वर है वो क्या है? ह्रस्व स्वर है। बाकी बचे हुए कितने हो गए? दीर्घ स्वर। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। समझ में आया? जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपको पता चलेगा कि अ, ई, उ, री इन्हें बोलने में बहुत कम समय लग रहा है, इसीलिए ये ह्रस्व स्वर है। और जिन स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है वो कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर। इसके अतिरिक्त एक और स्वर होता है जिन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत यानी इनके बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। यानी हम किसी का नाम पुकार रहे हैं या दूर से किसी को बुला रहे हैं, जैसे हम कहते हैं राम, तो ये जो चिन्ह होते हैं ये वाले वो क्या है? प्लुत स्वर कहलाते हैं। समझ में आ गया? वैसे तो आपकी बुक में उच्चारण स्थान दे नहीं रखे हैं, लेकिन आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम संधि पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा। अब ये जितने भी वर्ण हैं
जब हम बोलते हैं तो मुंह में कहीं ना कहीं टच होकर बाहर निकलते हैं, वही इसका क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। अब जैसे क, ख, ग, ग, अंग, इसी के साथ स्वर भी है, स्वरों का भी उच्चारण होता है, तो वो भी किसी न किसी स्थान से टच होकर ही बाहर आते हैं, इसीलिए इनके साथ, यानी क, ख, ग, ग, अंग, ये पूरा क्या है, क वर्ग है, क्या है, क वर्ग। और इसी के साथ अ, आ, ह और विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, संस्कृत में हम जो पीछे दो बिंदु लगाते हैं वही, उसे ही क्या कहते हैं, विसर्ग। तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि क वर्ग ये के अंदर कौन से आ जाएंगे, ये पांचों, क, ख, ग, ग, अंग, तो क वर्ग साथ में कौन सा स्वर, अ, आ, ह और विसर्ग, ये सारे जो है वो क्या कहलाते हैं, कौन, इनका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, कंठ। कंठ, कौन सा उच्चारण स्थान है, कंठ। यानी जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो क, ख, ग, ग, आप यहाँ पे हाथ रखो, आपको पता चलेगा, बोलोगे तो इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। ये जो है भाग है वो क्या कहलाता है, कंठ, तो ये कंठी है। फिर आता है च, छ, ज, ज, य, इसके साथ में स्वर कौन से हो जाएंगे, ई, व्यंजन में य, श, ये चार। तो कंठ के बाद जब हम बोलते हैं, यानी जो हमारे जो दांत है और तालू जो है ऊपर वाला, उसके आगे जो दांत है, दांत के वहाँ टच करता है, तो वो क्या कहलाता है, तालव्य। जो हमारे दांत है उसके ऊपर वाला जो आसमान है ना, ऊपर वाला भाग मुंह के अंदर, वो क्या कहलाता है, तालु। और वो ध्वनियाँ जहाँ से घर्षण होकर निकल रही है वो उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा, तालव्य। फिर है ट, ठ, ड, ढ, न, तालु हो गया। फिर जो हमारे दांत है ऊपर वाले, उसके ऊपर के जो मसोड़े हैं वहाँ अगर हमारी जीभ टच कर रही है तो वो स्थान मूर्धा कहलाता है, और इनका स्थान जो है उच्चारण स्थान वो मूर्धन्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूर्धन्य। अब इसके साथ आएगा री, र और श। फिर जो ऊपर वाले दांत है उन दांतों को टच कर कर जिसका उच्चारण होता है त, थ, द, ध, न, आप उच्चारण करके देखना, आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ ल और स, तो ये जो है वो किसको टच कर रहे हैं, दांतों को, इसीलिए इनका उच्चारण क्या कहलाएगा, दंत्य। फिर है प, फ, ब, ब, म। अगर हम इनका उच्चारण करेंगे तो कहाँ से हो रहा है, होठों से। कहाँ से हो रहा है, होठों से, और साथ में ही उ, व, तो ये जो है वो होठों से हो रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ओष्ठ्य। समझ में आ गया। अब ये सारे य, ल, ये सारे इसी के साथ हो चुके हैं। अब कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से ही जहाँ जिसका उच्चारण होता है वे ध्वनियाँ हैं ए, आई, और हमारे कंठ और ओष्ठ यानी होठों से, दोनों की जगह से होता है वो उच्चारण स्थान है ओ, औ। समझ में आ गया। ये थे उच्चारण स्थान, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना और आगे उतार भी लेना नोटबुक के अंदर, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये दे नहीं रखा है। थैंक यू सो मच।
हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको इसमें प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, जिसमें लास्ट आपकी प्रॉपर्टी ऑफ वन बताया था, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव वाली बताई थी। अब आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मीन्स क्या होता है, देखना, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मीन्स ये होता है कि इसमें आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटीजर में चेंज करना है। जैसे बाई चांस आपके 2 - 2 है, ठीक है, ये इंटीजर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, तो ये क्या हो जाएगा +2। ऐसे आपके पॉजिटिव में दे रखा है तो इसको आपको कन्वर्ट करना है -2। क्लियर? तो ये वाली आइडेंटिटी कौन सी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में एडिटिव इनवर्स। अब आपके नेक्स्ट है इसमें मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सेम ऐसे एडिटिव है तो ऐसा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी होगा। इसमें आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी हम कर रहे हैं -2 तो उसका जैसे +2 कर रहे हैं तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 ही होगी। ये भी ध्यान रखना क्या कि -2 और इसका जस्ट हम क्या करेंगे, अगर +2 करते, क्योंकि इसका हम एडिटिव ले रहे हैं, अपोज ले रहे हैं, अब इन दोनों का आंसर क्या होगा, -2 + 2 कितना होता है, 0 होता है। तो ये हमेशा फिक्स है कि दोनों अगर अल्टरनेट में लोगे एडिटिव में तो ये आंसर क्या आएगा, 0। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अपोज, आपको चेंज डिनोमीटर को न्यूमरेटर में करना है और न्यूमरेटर को डिनोमीटर में करना है। क्लियर? जैसे बाई चांस आपके दे रखा है इंटीजर, जैसे 2/1, ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव है ये, तो 2/1 है, अब ये चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये आपके रेशनल नंबर में भी यूज़ आएगा। अभी देखना, ये 2/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे बाई चांस आपके 3/4 है तो इसका क्या हो जाएगा 4/3। क्लियर? ये रेशनल नंबर में आपके यूज़ आ सकती है, तो ये इन दोनों की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब जैसे देखना 2/1 है और इसको आप मल्टीप्लिकेटिव, इसका मीन्स आप इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होगा, और 1/2 किया, अब 2 से 2 कट, 1 से 1 कट, तो आंसर क्या आ गया 1। तो इसमें भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी ये ध्यान है कि इनका आंसर अपोज करने पर आंसर 1 आता है और इसमें क्या आता है 0 आता है। क्लियर? अब आपके नेक्स्ट ये सब प्रॉपर्टी हो गई। इसमें एक प्रॉपर्टी और है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कोई भी 3 इंटीजर होंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है देखना, वो भी ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, तो इसको देखना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका मीन्स क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें ओवर एडिशन, इसमें मल्टीप्लाई विथ एडिशन आ रहा है, ये ध्यान रखना। इसमें मल्टीप्लाई भी सब्ट्रैक्ट भी आएगा, और अभी तक हमने जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें पर्टिकुलर था कि एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जिसमें साइन चेंज हो रहा था, उसमें जैसे प्लस का तो प्लस ही आता, माइनस उसमें माइनस मिक्स नहीं आता, उसमें कोई मल्टीप्लाई मिक्स नहीं आता। अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई विद एडिशन है। कैसे होगा, इसका फॉर्मूला देखना। जैसे इसमें कोई 3 इंटीजर हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, A B C इसी टाइप से हमने यूज़ कर लिया, 3 इंटीजर में आपको यूज़ करना है। जैसे मैंने लिख दिया कि इफ़ एनी 3 इंटीजर की फॉर्म आपको पता है ना, नॉर्मल जैसे नंबर -2 -3 1 प्लस इस टाइप से है ना, ये ध्यान रखना। अपॉन में तो फ्रैक्शन वो होती है और रेशनल नंबर होते हैं। आपके नेक्स्ट टॉपिक भी रेशनल नंबर पढ़ाऊंगी मैं। अब इसमें देखना एनी 3 इंटीजर, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे इंटीजर जैसे हमने ले लिया A B N C, ठीक है, 3 इंटीजर मैंने यूज़ कर लिए। अब इसका फॉर्मूला क्या, जो ओवर एडिशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू B प्लस C, ठीक है, B C और इंटू या मल्टीप्लाई, आगे ना मल्टीप्लाई पर्टिकुलर, उसमें क्या जितनी भी हमने पढ़ी थी उसमें ओनली फॉर
जिसमें प्लस का यूज़ होता है उसमें प्लस का ही हो रहा था, जिसमें माइनस का हो रहा था उसमें माइनस का ही हो रहा था। तो इसमें आपके दोनों हो रहे हैं, तो ये ओवर एडिशन वाली इक्वल। अब क्या करेंगे, ए को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट में बांटना है। तो ए को क्या करेंगे हम बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे और ए को सी से भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो। अब ए को हमने क्या किया, बी से भी मल्टीप्लाई किया, प्लस ये प्लस का साइन तो आएगा, और ए को हम क्या करेंगे, सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करें, जैसे ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इन दोनों की वैल्यू भी आपके इक्वल ही रहेगी हमेशा। जैसे कोई भी वैल्यू है, पहले बी प्लस सी को यहाँ पर प्लस करना है आपको, और जो भी वैल्यू आएगी उसको ए से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसी को एक्सटेंड किया है यहाँ पर। इसका मीन्स क्या कि पहले आपने ए इंटू बी किया, जैसे बोर्ड मास में होता है ना, पहले हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं देन प्लस करते हैं। अब ऐसे नहीं कि आप पहले इन दोनों वैल्यू का प्लस कर लो ये दोनों रह जाए, वो रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इधर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके देन जो भी वैल्यू आएगी उन दोनों को आपको ऐड करना है। क्लियर। और यहाँ पर क्या करोगे, बोर्ड मास में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में जो भी वैल्यू उनको प्लस करना है, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको ए से, मतलब ए की वैल्यू से आपको उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप से आपको इन दोनों की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इक्वल। तो इसमें एक प्रॉपर्टी और है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें भी ये है, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन है ही, एज इट इज़ रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लिखकर आपको सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला भी एज इट इज़ ऐसे लिखना है, बट यहाँ पर प्लस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ये जितनी भी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है इसके सब फॉर्मूले आपको सिस्टमेटिक लिखने हैं और लर्न करने हैं। क्लियर। तो ये आपकी सब प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई आज। अब आपके नेक्स्ट देखना एक्सरसाइज है आपके 1.2। क्लियर। अब 1.2 में देखना जैसे फिल इन द ब्लैंक, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स का है। अब इसमें ए वाला देखना है कि -27 डिवाइडेड बाई 27, 27 को -27 से आप डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, -1 ही आएगा बी वाला। तो इस टाइप से आपको ये फिल करना है। मैंने आपको बताया कि कैसे क्या मल्टीप्लाई करना है, कोई डिवाइड करने पर क्या वैल्यू आएगी। क्लियर। जैसे किसी नंबर से आप 0 को डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आती है, और 0 से डिवाइड करते हो तो क्या वैल्यू आएगी। तो ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक में फिल करना है। जैसे इसमें फर्स्ट में देखना, जैसे जी वाला देखना -15 इंटू 0। अब यहाँ पर आपके बीच में इक्वल का साइन दे रखा है, बीच में इक्वल का साइन दे रखा है, इसका मीन्स क्या होगा कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों दे रखा है और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू सेम कैसे होगी, इस दोनों की वैल्यू सेम होगी तो उसमें वैल्यू भी आंसर भी क्या होंगे, सेम ही आएंगे। तो जो मिसिंग है वो आपको फिल करना है। जैसे देख रखा है -15 इंटू 0, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, और उधर भी 0 इंटू -15 दे रहा है, उसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0 ही होगा, दोनों हो जाएंगे। तो इस टाइप से मतलब इक्वल दे रखा है तो इसका मीन दोनों वैल्यू भी सेम होगी। एफ में भी जो मिसिंग है उसको फिल करना है। तो इस टाइप से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बुक में ही करना है बट सॉल्व करना है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन लेना ट्रू फॉल्स है, इसको मतलब आपको बुक में सॉल्व करना है। वैसे यही है कि इंटीजर जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आ रहा नहीं आ रहा है, जैसे 0 इंटू -4 किया तो हम आंसर क्या आएगा, विल बी 0। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हुआ ना ये, तो ये आंसर क्या लगेगा, ट्रू। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करके करना है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन आपके देखना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वल, व्हाट डू यू नोटिस। अब इसमें क्या करना है, जैसे दोनों साइड वैल्यू दे रखी है। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन देखना कि इसमें क्या आपने क्या नोटिस किया और कौन सी हम आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोनों की मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपको सॉल्व करना है इसको। जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन देखना, -12 + 9, अब ये ब्रैकेट में है। क्लियर। +7 इक्वल्स टू -12, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और 9 + 7। क्लियर। अब इसमें देखना कौन सी सबसे पहले, ये हमें दोनों साइड हमें वैल्यू पुट ऑन मतलब सॉल्व करके वैल्यू दे रखी है आपको, इसको सॉल्व करके बाद चेक करना है कि दोनों वैल्यू राइट है या नहीं। ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, दोनों साइड आप चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की वैल्यू सॉल्व करनी है और इक्वल आना चाहिए। अब इसमें देखना सबसे फर्स्ट क्या करोगे,
इन दोनों को सॉल्व करना बताया था मैंने आपको, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 12 यस अब इसमें देखना -12 + 9 डायरेक्ट हो जाएगा आपके, तो ये हो जाएगा -3 -3 होगा ना, -12 + 9 प्लस माइनस माइनस और -3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा +7 एज इट इज़। क्लियर। अब दोनों साइड एक साथ हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -12 तो एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर हमें सॉल्व करना है +16। 9 + 7 कितना हो गया 16। क्लियर। अब यहाँ पर इन दोनों को करो सॉल्व, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएंगे +4। प्लस का 4 आएगा ना, प्लस के 7 है इसीलिए हमने माइनस किया है। मैंने आपको बताया था अगर माइनस भी करते हैं पर जो साइन ग्रेटर है, जो डिजिट के आगे जो साइन है वही यूज़ होगा हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो हमने यहाँ पर क्या किया +4 कर दिया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 12 माइनस करोगे तो प्लस के 4। तब ये दोनों वैल्यू क्या हो गई हमारे सेम हो गई। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि LHS = RHS। क्लियर। तो ये हम आगे लिए लिख रहे हैं व्हाट डू यू नोटिस। व्हाट डू यू नोटिस क्या कि हमने LHS = RHS मतलब दोनों वैल्यू क्या हो गई इक्वल हो गई है। और इसमें हमने जैसे आप ध्यान से देखो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें आप यूज़ कर रहे हो, तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्योंकि इसमें प्लस का साइन आ रहा है और एसोसिएटिव ही हो रही है। क्लियर। तो ये आप इस टाइप से आपको बी वाला क्वेश्चन भी आपको इसको वेरीफाई करके देखना कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं। अगर नहीं हो तो नॉट इक्वल, यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो होगी क्योंकि इनकी वैल्यू सेम दे रहेगी तो ऑब्वियस होनी ही है, तो आप एक बार लिख देना। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आपके 4 दे रखा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको सम्स दे रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब इसमें आपको सुटेबल अरेंजमेंट करके या तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके करो, या फिर मैंने आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी बताई तो उनका यूज़ करके, जैसे आपको करना हो वैसे। ठीक है। तो सुटेबल अरेंज मतलब इसको आप अरेंज करके भी कर सकते हो, जैसे किसी में हम प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। प्रॉपर्टी यूज़ करके कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी बताई, इसमें आप इसको प्रॉपर्टी से ही यूज़ करना है। ठीक है। जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन देखना, जैसे 575 × 104, 575 × 104। अब देखना इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, इसमें आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो एक टाइप से। जैसे A × B ले लिया हमने, तो डायरेक्ट हम A की वैल्यू क्या हो गई 575 × 104, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इन दोनों का आप A × B और B × A करो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। या तो ये वाली यूज़ करो या फिर आप सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसको यूज़ कर सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे करोगे, इसी को आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखना कैसे होगा ये। तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जैसे डिजिट 2 दे रहेगी और हमें वहाँ पर कितने इंटीजर चाहिए 3 चाहिए, 3 चाहिए ना हमें इंटीजर। 3 इंटीजर कैसे फॉर्म होंगे, या तो डिस्ट्रीब्यूटिव से करो या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से करो। जैसे 575 × 104। अब इसमें आपको इसको 3 इंटीजर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये तो एज इट इज़ रहने दो, इसको आप कन्वर्ट कर दो जो आप, जैसे ये इजी रहेगा। तो अब जैसे ये है 575, तो ये तो आपके एक इंटीजर बन गया इनटू, अब इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 100 + 4। वी कैन राइट, ऐसे लिख सकते हैं ना हम 100 + 4, आंसर तो वही होगा ना, सम करने पर आंसर 104 ही आ रहा है, बट इसको हमने क्या लिख दिया 100 + 4। तो ये क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया A × और ये क्या हो गया B + C। अब इसको सॉल्व कर देना, कैसे क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट आपको ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 + 4, तो यही आने वाला है। फिर से आप इसको डायरेक्ट क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कि 575 × जैसे हमारा एक फॉर्मूला हो गया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और नहीं तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट एक सूटेबल अरेंज पूछा है तो इसके हिसाब से अगर आप ये करो तो बेटर है। क्लियर। तो इस टाइप से आप 100 + 4 करके इसका क्या कर दोगे 575 × 104, फिर से ये आ गया। अब इसका आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई कर देना। इस टाइप से आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अरेंज करके भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आपको इसको ये भी करना है। ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करवाऊंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 5 कंटिन्यू करेंगे।
पार्ट 4 में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एक शॉर्ट में डायग्राम बताया था कि वो कैसे बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वर्क कैसे करता है। उसका जो ऊपर का एक पैराग्राफ बच गया था, जो मैंने कल आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में लूँगी मैं, इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, इसके बारे में क्या है ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा वर्क कर रहा है वो कैसे कर रहा है। यहाँ से देते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। पहले किसका पढ़ा हमने, सारे एनिमल का पढ़ लिया। अमीबा को पढ़ा, अमीबा सबसे छोटा होता है, फिर पैरामीशियम पढ़ा, फिर हाइड्रा पढ़ा, फिर इंसेक्ट पढ़ा, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई, इन सबको पढ़ लिया। इनके माउथ पार्ट देख लिए, बहुत शॉर्ट में इनको पढ़ा था हमने। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग। एनिमल, दूसरे एनिमल हमने यहाँ पर इस चैप्टर में इंक्लूड नहीं करवाए। हम पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में, यानी हमारे बारे में कि हम जो फूड खाते हैं वो कैसे हमारे लिए एनर्जी क्रिएट करता है, हम कैसे फूड खा के डिपेंड रहते हैं, एट्सेट्रा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा बनाते हैं। एक ऑर्गन या एक सेल नहीं है अमीबा की तरह जो पूरा खाना जिस सेल से ले रहा है उसी सेल से वो एक्सक्रीट आउट कर रहा है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा कंप्लीट करते हैं। जैसे फर्स्ट है लिप्स, जॉज, टीथ, टंग एंड हैंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। ये तो खाली वो पार्ट है या ये खाली वो ऑर्गन है जो फूड को इंजेशन करने में हेल्प करवाते हैं। इंजेशन मैंने बताया था फर्स्ट सेकेंड क्लास में, फूड को खाली अंदर रखना वो कहलाता है इंजेशन। लिप्स, जॉज, टीथ, टंग एंड हेल्थ, ये सब क्या है, सिर्फ इंजेशन करवाने में पार्ट करवाते हैं। हैंड भी साथ में, हैंड से ही उठा के अंदर रखते हैं, तो ये इंजेशन हो गया। आफ्टर इंजेशन द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू बॉडी। उसके बाद में जो फूड हमने खाया वो बॉडी में नीचे जाएगा, ईसोफेगस माउथ के ज़रिए वो ग्राइंड होगा, टीथ उसको टीथ और टंग मिलके उसको पेस्ट बनाएंगे, वो पेस्ट अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद वो नीचे उतरेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से फूड हमारा सिंपलर फॉर्म में चेंज हो रहा है। इसलिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जटिल स्थिति है जो। सिंपलर सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू बॉडी, इट टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो शुरू होता है, वैसे तो वो लिप से शुरू हो जाता है, पर मेन जो शुरू होता है अंदर फूड रख देने के बाद हमारा एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो जाता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है ना। यहाँ पे डायग्राम में ले लेते हैं, अगर यहाँ माउथ से शुरू करें तो इस माउथ से लेकर एंड पॉइंट इसका एनस है, तो ये पूरा एक साथ अगर इसको कुछ बोले तो वो होता है एलिमेंट्री कैनाल। बाकी फिर इसके अलग अलग पार्ट है, पर एक साथ इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। द ब्लड एंड द ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्री कैनाल, द सिंपल सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंटर्स द ब्लड एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमने जो फूड खाया वो डाइजेस्ट हुआ और डाइजेशन के बाद हमारे सारे ऑर्गन्स तक पहुँचा। जैसे हमारा फूड खाने के बाद जाता का है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर उस स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पड़ा नहीं रहता, वहाँ से काम की चीज़ें एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाती है। वो ब्लड में कैसे आती है, मैंने कल की ही क्लास में आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विली बोलते हैं। वो विली क्या करता है, उस फूड में से फूड में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वो ब्लड वेसल्स में भेज देता है। तो उस ब्लड वेसल्स में क्या आ जाता है, ग्लूकोज या न्यूट्रिएंट आ जाता है। अब ब्लड में आने के बाद तो ब्लड ऐसा कोई पार्ट ही नहीं है बॉडी का जहाँ पर ब्लड नहीं हो, तो इस तरह से हमारे सारे न्यूट्रिएंट, सारा ग्लूकोज, सारी चीज़ें काम की जो फूड में से होती है वो सारी हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुँच जाती है। किसके ज़रिए, तो वो पहुँचती है हमारे ब्लड के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना ब्लड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर द आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी ऑब्टेन एनर्जी इन द ओवर प्रोसेस द अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। मतलब ये कि सारा कुछ काम की चीज़ें तो स्मॉल इंटेस्टाइन विली के थ्रू ब्लड में भेज देती है। अब जो फूड बचा वो अनडाइजेस्टेबल है, यानी वो हमारे काम का नहीं है, दैट मीन्स वो वेस्ट है। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट एज अ फेसेस बॉडी से रिमूव आउट या वेस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो चीज़ हमारी बॉडी में ज़रूरी नहीं है, जो वेस्ट है, वो बॉडी से क्या हो जाता है, एज अ फेसेस रिमूव आउट हो जाता है। अब लेते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका स्ट्रक्चर मैंने डायग्राम जो बोलते हैं वो मैंने आपको कल की ही क्लास में बता दिया। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम पहले बनाने से क्या होता है, दिमाग में चीज़ें
क्लियर हो जाती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, क्या काम करता है, उसके कौन कौन से ऑर्गन्स है जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हम इनहेलेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या काम आ रहा है, लंग्स काम में आ रहे हैं। हमारा नॉस्ट्रिल, नाक के जो 2 छेद होते हैं, नॉस्ट्रिल काम में आ रहा है। फिर हमारा विंड पाइप काम में आ रहा है, फिर लंग्स काम में आ रहे हैं, उसके नीचे एक डायफ्राम है वो भी काम में आ रहा है। तो उसी तरह से हम देखते हैं डाइजेस्टिव। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड को डाइजेस्ट करने वाला जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन काम में आते हैं, ठीक है। वी नो दैट डाइजेशन इज द वे इन विच द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। ऑर्गन्स विच हेल्प इन डाइजेशन कलेक्टिव मेक अ सिस्टम कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। वही हमने जो फूड खाया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में बनाया। उस सिंपल फूड को हम आगे भेज रहे हैं ईसोफेगस के ज़रिए, वो स्टमक में जा रहा है। तो आगे जाके जो भी पूरा प्रोसेस चल रहा है, इस पूरे पार्ट को यहाँ से यहाँ जो ऑर्गन काम में कर रहा है उस पूरे को एक साथ बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। कल मैंने जो पिक्चर बनाया था, डायग्राम बनाया था, उसमें ये ह्यूमन बनाया नहीं था, है ना। तो पता है हमको ये ह्यूमन का है, तो आपको ह्यूमन नहीं भी बनता है, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ ऑर्गन्स बनाओ अंदर वाला पार्ट, ठीक है। इंसान बनाना इतना ज़रूरी नहीं है, बस नीचे लिख देना कि ये ह्यूमन का है। द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर, मेन कौन से पार्ट्स हैं जो बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, जैसा आपने कल डायग्राम में देखा। मैंने बहुत ही सिलेक्टिव नाम आपको लेबल करके बताए थे बोर्ड पे। जैसे फर्स्ट था माउथ, फिर ईसोफेगस दैट मीन्स फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये मेन पार्ट है जहाँ से फूड पास आउट हो रहा है। सबसे पहले माउथ में जा रहा है, देन ईसोफेगस में जा रहा है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एलआई लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये चीज़ें जहाँ से फूड जा रहा है, तो ये मेन पार्ट है। फिर ये जो लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, ये सब इसके पार्ट है जो इसमें रोल करते हैं, अपना जो योगदान देते हैं या हेल्प करते हैं। ये मेन पार्ट है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ लीड्स इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, फॉर्म्स अ ट्यूब दैट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। द है यहाँ पर, यानी कि माउथ से लेकर एनस तक का जो पूरा पाइप है या जो पूरी ट्यूब है, उस पूरी ट्यूब को कलेक्टिवली हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इट इज़ अबाउट 8 to 9 मीटर्स इन लेंथ। 8 to 9 काफ़ी हो गया है ना, इतनी तो हमारी बॉडी यहाँ तक होती भी नहीं है, पर वो 8 to 9 मीटर्स जो होती है वो कॉइल्ड में होती है। कॉइल्ड यानी मुड़ी हुई सी होती है, इसलिए इतनी सी बॉडी में वो एडजस्ट हो जाती है। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, इट इज़ अबाउट 8 to 9 मीटर्स इन लेंथ बीइंग सो लॉन्ग, मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबी है, बट मच ऑफ इट इज़ कॉइल्ड अप एंड द एनेबल इट टू फिट इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। 8 to 9 मीटर्स लॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि माउथ से लेकर एडी तक जा रहे हैं हमारा, ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ तक ये कॉइल्ड अप हो जाती है, इसलिए हमारे एब्डोमिनल कैविटी तक ही एडजस्ट होती है या एब्डोमिनल कैविटी तक ही ये फिक्स होती है। अब आगे लेते हैं माउथ क्या चीज़ है। द माउथ कंटेन्स द टंग, टीथ एंड सेलिवरी ग्लैंड। हमारा सिर्फ माउथ की बात करें, यानी इतने पोर्शन की बात करते हैं, इतने पोर्शन में क्या होता है, तो एक तो होता है टंग, एक होता है टीथ, और नीचे होती है सेलिवरी ग्लैंड। तो ये सब मिलके हमारे फूड को क्या करती है, डाइजेस्ट करवाती है। इंटरेस्टिंग टू नो दैट डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ इटसेल्फ। माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि फूड यहाँ आने के बाद डाइजेस्ट होता है, फूड तो यहीं पे डाइजेशन शुरू कर देता है। हम फूड को यहाँ चबा रहे, ग्राइंड कर रहे, पेस्ट बना रहे, तो यहाँ पे ही डाइजेशन शुरू हो गया। The teeth help in breaking bigger food particle into smaller pieces of the process of chewing or mastication. This is mechanical process. हमारे फूड को हम जब च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, तो उसको मैस्टिकेशन बोलते हैं, और ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल मीन्स उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, उसके साथ कोई भी न्यूट्रिएंट्स या कोई भी केमिकल कंपोनेंट या कोई भी एंजाइम उसके साथ अभी ऐड नहीं हुआ है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड। सलाइवा इज द वाटरी सब्सटेंस। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी कि यहाँ पे बोल रहा है कि टंग जो होता है वो हमारे सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, आप इसके यहाँ तक के नोट्स बनाना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर अपना फिनिश हो गया था, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। अब उसके अंदर एक पार्ट आया था आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का,
तो जिसमें फर्स्ट जो युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो जस्ट सेकेंड ईयर 1192 में फिर से युद्ध हुआ था। उस समय पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गोरी जीत गया था। तो मैंने जब लास्ट लेसन पढ़ाया था उसमें आपको ये बताया था कि पर्टिकुलर जो रीज़न थे मोहम्मद गोरी के, वहाँ पर उसने क्या किए, अपने अपने जो क्षेत्र थे वहाँ पर कुछ स्लेव के हाथों में उसने वो शासन दे दिया था। तो धीरे धीरे यहाँ पर मोहम्मद गोरी का भी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है और वहाँ पर जो नई डायनेस्टी आ जाती है जिसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। वो उस लेसन में भी बता रखा था, लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था सेकंड चैप्टर में भी वहाँ पर आया था। न्यू डायनेस्टी का जो उद्भव हुआ था कब हुआ था, यहाँ पर मोहम्मद गोरी का जब एंड हो जाता है तो नई डायनेस्टी आ गई थी, स्लेव डायनेस्टी। अब इसके अंदर हम 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पर्टिकुलर आपको 4 बता रखी है, सॉरी 5 है। द स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी। यानी कि इस लेसन के अंदर अपने को 5 वंशज के बारे में पढ़ना है। स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से राजा आए थे उनके बारे में, उसके बाद तुगलक के बारे में, लोधी के बारे में, खिलजी के बारे में और सैयद के बारे में। फर्स्ट अपन जो पढ़ते हैं, पहले इसका लेसन का स्टार्टिंग हो रहा है, वही मोहम्मद गोरी वाले बेस है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी वॉज द रूलर ऑफ अ स्मॉल किंगडम ऑफ गोर इन अफगानिस्तान। क्या दे रखा है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी एक राजा था, शासक था, कहाँ पर, स्मॉल किंगडम ऑफ गोर। गोर एक जगह का नाम है, इन अफगानिस्तान, जो कहाँ पर, अफगानिस्तान। ही इन्वेडेड इंडिया नॉट जस्ट टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया बट ऑल्सो टू एस्टेब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया। क्या दे रखा है, इन्वेडेड। इन्वेडेड का मतलब होता है आक्रमण करना, प्लंडर, प्लंडर का मतलब होता है लूटना। उसने भारत में आक्रमण इसलिए नहीं किया था कि वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है जो अपनी समृद्धि होती है, जो धन धान्य होता है, सिर्फ उसको लूटने के लिए आक्रमण नहीं किया था, बट ऑल्सो टू एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश का मतलब क्या होता है, स्थापित करना, मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करने के लिए उसने भारत के ऊपर क्या किया था, अटैक किया था। पृथ्वीराज चौहान वॉज कंटेम्परी टू गोरी। पृथ्वीराज चौहान उस समय उसका समकालीन राजा था। कंटेम्परी का मतलब होता है समकालीन या उसके समान। इन 1191 उस समय वहाँ पर आपके ईयर नहीं आया था, तो मैंने कहा था आपको मेंशन कर लेना, अगर नहीं भी किया है तो यहाँ पर ये फिर से आया है आपके मैटर। 1191 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गोरी आ गया यहाँ पर। 1191 में फर्स्ट बैटल जो हुआ था उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था, मोहम्मद गोरी को। इन दिस बैटल गोरी हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड विथ ब्लीडिंग वाउंड्स। क्या दे रखा है, इन दिस बैटल, इस युद्ध में गोरी हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल फील्ड विथ ब्लीडिंग वाउंड्स। ब्लीडिंग वाउंड्स का मतलब घाव पड़ जाना जिसमें से उसके खून निकल रहे थे। तो ऐसे घाव कब पड़े थे, जब फर्स्ट युद्ध हुआ था और उस समय वो युद्ध का जो क्षेत्र था वो छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा घाव लगे थे जिसमें से खून निकल रहे थे। बट द वेरी नेक्स्ट ईयर, मैंने आपको भी बताया, उसी के जस्ट दूसरे साल 1192 में, ये आपको अंडरलाइन करना है, यहाँ से 1191 के यहाँ से, नेक्स्ट ईयर इन 1192 ही डिफीटेड पृथ्वीराज। लेकिन दूसरे साल ही उसने फिर से युद्ध कर लिया था। किसने किया था, मोहम्मद गोरी ने किया था। और इस बार कौन हार गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। दिस डिफीटेड इज रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री। इस हार को क्या दे रखा है, दिस डिफेट, इस हार को भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या हो गया था, पूरी जो शासन व्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। इट रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पर पहले अपने यहाँ पर किसका शासन चलता था, चौहानों का शासन चलता था, और इस हार के बाद यहाँ पर शासन किसका आ गया था, मुस्लिम रूलर्स का आ गया था। तो इसको भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। लेटर गोरी डिफीटेड जयचंद ऑफ कन्नौज विच मार्क्ड द एंड ऑफ राजपूत रूल इन इंडिया। अब गोरी ने किसको हरा दिया था, कन्नौज का जो राजा था जयचंद, उसको भी हरा दिया था। विच मार्क्ड द एंड ऑफ राजपूत रूल इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर भी जो राजपूत शासन चलता था उसका क्या हो गया था, एंड हो गया। गोरी handed over the responsibility of further conquest to his general Qutbuddin Aibak, who became Sultan of Delhi after Gori's death. गोरी ने हैंडेड मतलब कि हाथ में दे देना, ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जो उत्तरदायित्व था वो किसके हाथ में दिया था, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। हु बिकम सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर गोरीज डेथ, जो गोरी की डेथ के बाद दिल्ली का क्या बना था, सुल्तान बना था।
अब जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कौन से वंश का है, उसको किस वंश के अंदर करेंगे अपन, स्लेव डायनेस्टी के अंदर इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट डायनेस्टी अपन पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे अपन स्लेव डायनेस्टी। द स्लेव डायनेस्टी रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट फॉर अबाउट 84 ईयर्स। देखो ये भी ध्यान में रखना आप लोग, कितने सालों तक किस किस वंश ने अपना शासन किया था। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 84 ईयर्स। इट वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक अ स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। क्या दे रखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद घोरी जो था, यहाँ पर दे रखा है ना ऊपर, मोहम्मद घोरी ने अपना जो साम्राज्य था किसको हैंड ओवर किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। Who become the ruler after the death of his master founded the slave dynasty। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछा भी जाए कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन करने वाला कौन था, किसने उसको फाउंड किया था, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। अब फर्स्ट अपन जो पढ़ रहे वो पढ़ रहे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है लेसन, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको एक के बाद एक क्या होता है और किस प्रकार से इन लोगों ने अपना शासन चलाया, कैसे चलाया, किस प्रकार से ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, विजय प्राप्त करते थे, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। ही रूल्ड फ्रॉम 1206 to 1210। इसने शासन कहाँ से कहाँ तक किया था, 1206 से 1210। ही एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट 2 प्लेसेस, फर्स्ट एट लाहौर एंड देन शिफ्टेड इट दिल्ली। इसने अपनी 2 राजधानी बनाई थी, फर्स्ट जो बनाई थी लाहौर, उसके बाद इसको शिफ्ट कहाँ पर किया गया था, दिल्ली। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ कुतुब मीनार। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, तो किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। इन मेमोरी ऑफ सूफी संत, यानी कि सूफी संत की याद में बनाया था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन काकी। ठीक है, नाम है पर्टिकुलर पर्सन का, किसकी याद में बनवाया, कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन काकी जो एक सूफी संत था, किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। इट वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुतुबुद्दीन को कंस्ट्रक्ट करवाने का जो काम स्टार्ट किया, कुतुब मीनार को, वो तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको ख़त्म किसने करवाया था, कंप्लीटेड किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। ये इल्तुतमिश कौन है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ यानी कि दामाद है। He was an able ruler and was very kind and generous with his people। वो बहुत अच्छा शासक था और लोगों के प्रति उसकी जो नीति थी वो बहुत उदार थी। Due to his good nature, he earned the title of लाख बख्श। अंडरलाइन करना, उनका जो ये नेचर था उसकी वजह से उनको कौन सी उपाधि दी गई, लाख बख्श, और गिवर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, यानी कि लाखों और हजारों को देने वाले दाता, जिसको किस नाम से जाना गया, लाख बख्श के नाम से। In 1210, कुतुबुद्दीन ऐबक died in an accident while he is playing polo। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ कब हुई थी, 1210 रीड करो, एक्सीडेंट while he was playing polo, पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। He fell from the horseback and was severely injured। वो घोड़े के ऊपर से गिर गए थे और घायल हो गए थे, चोट भी लगी थी। ही वॉज बरीड इन लाहौर। उनको कहाँ पर दफनाया गया है, लाहौर के अंदर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उनको कहाँ पर दफनाया गया, तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर, लाहौर, जो उनकी फर्स्ट कैपिटल थी। ही वॉज सक्सेस्ड बाय इल्तुतमिश। अब इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन आता है, सक्सेस्ड का मीन्स उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश। अनदर स्लेव हु रोज टू द लेवल ऑफ सुल्तान, दस एक्सटेंडिंग द स्लेव डायनेस्टी। इस प्रकार से इन्होंने अपनी स्लेव जो डायनेस्टी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने धीरे धीरे क्या किया था, उसका विस्तार किया था। तो अभी आज इस लेसन के अंदर स्लेव डायनेस्टी में हमने फर्स्ट जो पढ़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत इंटरेस्टिंग था, आपको भी बहुत इंटरेस्ट आया होगा, कुछ नया देखने को मिला है। इससे आगे आप एक बार अगर इसको रीड कर लोगे तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, कुछ नया होने वाला है। जो चीज़ें आप नहीं जानते हो, आपने नहीं सुनी है, वो हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। आज का अपने यहाँ पर फिनिश हो जाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। आज देखो आप घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की क्रिया। आपने गाय, भैंस, घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतु को देखा होगा। शाकाहारी जंतु ही घास खाता है। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते। जब वे खाना न खा रहे हों, वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय में
के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। जुगाली करना यानी कि भोजन को वापस मुंह में लाकर उसको चबाना धीरे धीरे। तो आपने यह क्रिया गायों के अंदर विशेष तौर से देखी होगी, जो घास खाने वाले जंतु हैं, तो ये क्या करते हैं कि पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर खा जाते हैं, ठीक है ना, निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर देते हैं। जो अमाशय है ना, उसके अंदर पहले क्या कर लेते हैं, फटाफट खाकर उसके अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। यह भाग रूमेन यानी कि प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमेन का मतलब प्रथम अमाशय। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है, यानी कि अमाशय के 4 भाग। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाली कहते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसको क्या कहते हैं, जुगाली, यानी कि उसको भोजन को वापस लाकर धीरे धीरे चबाना। परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, रोमंथन। जैसा कि देखो आपके सामने गाय दे रखी है जो घास खाती है, वो पहले घास को अपने अमाशय के अंदर इकट्ठा कर लेता है और फिर उसको धीरे धीरे वापस अपने मुख में लाकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, जिसको जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट यानी कि रोमंथी कहलाते हैं। जो जुगाली करते हैं ना, उन जंतुओं को हम रूमिनेंट, रोमंथी कह सकते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी भी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। हम भी सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसको अंधनाल कहते हैं। जैसे कि ये आपके दे रखी है, ये देखो अंधनाल है ना, एक अंग जो हमारे पाचन क्रिया में नहीं है। अंधनाल घास खाने वाले जंतुओं में होती है, क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है और सेल्यूलोज का पाचन हम नहीं कर पाते हैं। बड़ी संरचना होती है किसके बीच में, क्षुद्रांत एवं बृहदांत यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में अंधनाल पाया जाता है। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित नहीं होते हैं। अंधनाल क्या करता है, सेल्यूलोज का पाचन। अब तक आपने उन जंतु के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है न ही पाचन तंत्र होता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, जिनके अंदर पाचन तंत्र होता है वो अपने भोजन का पाचन कर सकते हैं, लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनका न तो मुख होता है न ही पाचन तंत्र। अब वो अपने भोजन का पाचन किस प्रकार करते हैं, देखिए। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकी जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अमीबा एक कोशिकी जीव, ये देखिए एक अमीबा एक कोशिकी जीव है। आप एक बार अपनी नोटबुक के अंदर इसका जो डायग्राम बना हुआ है अमीबा का, तो वो डायग्राम बना लीजिए और घास खाने वाले जंतु जो अपना पाचन किस प्रकार करते हैं एक बार पुनः अपने कॉपी के अंदर नोट करके उसको याद कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने प्रश्नावली 1.1 समाप्त कर ली थी। आज अपन संबंध गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि संबंध गुणधर्म क्या होता है, क्या नहीं, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना नया टॉपिक है आज का, पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। ठीक है, पूर्णांकों के योग यानी जोड़ना और व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, इसके गुणधर्मों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुणधर्म लेते हैं योग के अंतर्गत समवर्ग गुणधर्म, समवृद्ध गुणधर्म। योग के अंतर्गत समवृद्ध गुणधर्म। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, दो पूर्ण संख्याओं का योग पुनः एक पूर्ण संख्या ही होता है, यानी दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, यानी दो पूर्ण संख्या
संख्याओं का आपस में योग करते हैं तो आपको पूर्ण संख्या ही मिलती है। जैसे 5 और 4 9, योग करेंगे 9 आएगा। 9 क्या है? पूर्ण संख्या। यानी दो पूर्ण संख्याओं का योग पुनः एक पूर्ण संख्या होती है। यह गुणधर्म संख्या के योग का संबद्ध गुणधर्म कहलाता है। देखो, दो पूर्ण संख्याओं का योग पुनः एक पूर्ण संख्या ही होता है। यह गुणधर्म पूर्ण संख्याओं का के योग का समृद्ध गुण कहलाता है। ये आपको उतार देना है। संबद्ध गुणधर्म क्या है? इससे आपको अपने उतारना है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग पुनः एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। यानी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ना तो मुझे एक वापस पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यह गुणधर्म पूर्ण संख्याओं के योग का संबद्ध गुणधर्म कहलाता है। यह जो गुणधर्म होता है ये योग का संबद्ध गुणधर्म कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज बता देता हूं, 2 + 3 का मान क्या आता है? 5। 2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। 3 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। दोनों पूर्ण संख्या, यानी दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यह योग का संबद्ध गुणधर्म कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा इसके आगे चलते हैं अपन। दूसरा इसका है व्यवकलन। क्या मतलब होता है? घटाना। क्या होता है? घटाना। ध्यान रखना, व्यवकलन के अंतर्गत समवृद्ध गुणधर्म, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। और घटाने के अंदर यही कंडीशन बनेगी, दो पूर्ण संख्याओं को आपस में घटाने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। एक संख्या को दूसरी संख्या में घटाने पर, देखो इस संख्या पर एक पूर्णांक या पूर्ण को बात है कि पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में या दूसरे पूर्णांक से घटाते हैं तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है? एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। व्याकरण में क्या हुआ? एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। यह क्या होता है? व्याकरण के अंतर्गत संबद्ध गुणधर्म कहलाता है। ठीक है। ये हो गया आपका व्याकरण के अंतर्गत संबद्ध गुणधर्म। पहला जो गुणधर्म था योग के अंतर्गत संबद्ध गुणधर्म। अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्रम विनिमयता नियम। ठीक है। क्रम विनिमयता नियम में क्या होगा? ध्यान से समझना। क्रम विनिमयता के अंदर 4 योग के लिए होगा, गुणे के लिए होगा, बाकी के लिए होगा, भाग के लिए होगा, चारों के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। टॉपिक नया टॉपिक है अपना क्रम विनिमयता गुणधर्म। ठीक है। क्रम विनिमयता गुणधर्म क्या है? सबसे पहले अपन बात करते हैं योग के लिए। इसके लिए बात करते हैं अपन योग के लिए। ठीक है। योग के लिए देखिए, योग के लिए क्या होता है कि दो पूर्णांकों को संख्या को जोड़ते हैं, दूसरी तरफ एक पक्ष में जोड़ते हैं और दूसरे पक्ष में भी जोड़ते हैं तो दोनों पूर्णांक का योग समान होता है। जैसे देखो कैसे, मान लो मैं इधर a + b लिखता हूं और इधर भी b + a जस्ट उल्टा, तो दोनों का योग क्या होता है? समान। देखो कैसे, मान लो सपोज मैंने a बराबर लिख दिया 4, b बराबर लिख दिया 2। ठीक है। a बराबर क्या लिखा 4, b बराबर क्या लिखा 2। इसको इधर और इसको
इसको इधर दोनों तरफ रखो, दोनों घुमा। ये कितने हैं 4, देखो इधर 4 + 2, इधर रखो 2 + 4, ठीक है। देखना इधर रखा मैंने 4 + 2, इधर 2 + 4, इधर कितने हो गए 6 और इधर कितने हो गए 6, दोनों तरफ बराबर। सीधी बात ये है कि पूर्ण संख्याओं का योग क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है, ठीक है। आपको लिखना है कि पूर्ण संख्याओं का योग या पूर्णांक संख्याओं का योग, पूर्णांक संख्याओं का योग क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है, ठीक है। ये हो गया योग के लिए। दूसरा देखना व्यवकलन के लिए, क्या है व्यवकलन के लिए कौन सा गुणधर्म है ये, क्रम विनिमयता नियम, ठीक है। व्यवकलन के लिए क्या होगा, ध्यान से देखना। व्यवकलन के लिए ये कंडीशन जस्ट a - b आए प्रश्न का b + a था, यहां पे क्या लिखूंगा a - b बराबर b - a, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा आगे देखना, मान लो सपोज a बराबर मैंने लिख दिया 4 और b बराबर लिख दिया मैंने 8, देखना ध्यान से a कितना 4, b कितना -8, इधर देखना b कितना 8, a कितना -4, 4 में से -8 गया तो -4 और इधर +4, दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो क्या लिखूंगा पूर्ण संख्याओं का योग क्रम विनिमयता, पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता है। देखो सर यहाँ पे आपको लिखना है पूर्ण संख्या का व्यवकलन क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता, ठीक है। ये हो गया योग के लिए और ये हो गया व्यवकलन के लिए, ठीक है। बाकी अपन कल नेक्स्ट क्लास कल पढ़ेंगे, कल घोड़े के लिए और भाग के लिए बताऊंगा, ठीक। धन्यवाद। मॉर्निंग क्लास लेसन चल रहा आपने जो नए राजा और उनके राज्य पढ़ते आ रहे अपन। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा है और अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो के अपन ने देखा था कि कर के बारे में अपन ने पढ़ा था, किस प्रकार से राजा अपने शासन को चलाने के लिए लोगों से कर वसूल करता है। किन से कर लेता है, वो किसानों से लेता है, कारीगरों से लेता है, कृषकों से लेता है, पशुपालकों से लेता है ना। तो इनसे ये कर वसूल करके अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। कर कौन कौन वसूल करते हैं, सामंत वर्ग है, धनी वर्ग है, व्यापारी वर्ग है ना। तो जो भूस्वामी हुआ करते थे वो क्या करते थे, उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होते थे, वो क्या करते थे, उनसे कर वसूला करते थे। इसी प्रकार से अपन ने कर के बारे में पढ़ा था। जैसे कि चोल तमिलनाडु में शासन करने वाले जो चोल वंश के जो राजा हुआ करते थे वो लोगों से लेते थे। पहला कर मैंने आंसर भी दिया था, क्वेश्चन भी दिया था सॉरी, कि भाई बेटी कर क्या है। बेटी का मतलब क्या है कि जैसे कि वो लोग क्या करते, नगद नहीं लेकर, नगद कर नहीं लेकर के वो क्या करते थे, उनको श्रम के रूप में कार्य करवाते थे। श्रम करवाते, जबरदस्ती को लिया जाता था, श्रम लिया जाता था, जबरदस्ती वो कहलाता था बेटी का। दूसरा आता था तुम्हारे कदमाई क्या है। अब कदमाई क्या है, उस समय लगने वाले कर का नाम कदमाई था। इसके अंदर क्या था कि वो भू राजस्व कर लेते थे, यानी कि भूमि के नाम पर लोगों से कर वसूला जाता था। जैसे कि किसी ने किसी मकान का निर्माण करवाया है तो अगर उसने उसके
देखिए एक उपलब्धि के बारे में बताया गया है, नागभट्ट की उपलब्धि। इसमें दिया हुआ है कई शासकों ने उपलब्धियां बनाई है, पर एक यहाँ पर दी गई उदाहरण के लिए, ये संस्कृत में लिखी हुई, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना और अपनी नोटबुक में इसको उतार लेना। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश की शासक जो थे, एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। उन्होंने काम क्या क्या किया था, उन्होंने प्रशस्ति पत्र के अंतर्गत लिखवाया था। जैसे कि आंध्र सेंधव यानी कि ये सिंध में है, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है। ये राजा उनके आगे धराशायी हो गए, जबकि वो उस समय क्या था, एक राजकुमार था। और नागभट्ट जो था उस समय एक राजकुमार था, राजा भी नहीं बना था उस समय। तो उसने क्या करा, इनको हरा करके ये सारे जो राज्य जो थे उन्होंने अपने अंदर मिला दिए। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को भी विजिट किया था। उन्होंने वंग यानी कि ये बंगाल का हिस्सा था, अनर्थ गुजरात का हिस्सा था, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, ईरान वनवासी, तुरुष्क तुर्क वर्ग समाज से दोनों राजा उत्तर भारत के राज्य थे। इन सबको इन्होंने हरा करके इस नागभट्ट ने और उन सारे साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। तो एक नागभट्ट की उपलब्धि इसमें दी हुई है, प्रशस्ति पत्र पे लिखा हुआ है। इसके अनुसार इतिहासकार बतला सकते हैं कि उस समय कितने वीर थे, कितने क्या थे, ये सब इसमें कितने युद्ध कौशल थे, ये सारा इसमें होता है। फिर देखिए, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान करके पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ऐसे ही है, जैसे कि अपन अपने स्कूलों में उदाहरण देते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे बहुत सारे पुरोहित रहते हैं। पुरोहित का नाम भी सुना होगा तुम्हारे में से होंगे किसे। अब उनको क्या करते थे, हवेलियाँ देते थे। पुराने जमाने के अंदर राजा उनको ये दान करते थे। वो ब्राह्मण हुआ करते थे उस समय, उनके दरबार में वो कार्य करते थे, इस प्रकार के काव्य पाठ रचना किया करते थे ना। तो उनको ये भूमि देते थे। वो जो ये चीज उनको देते थे वो क्या है कि अपनी प्रशस्ति के अंदर लिखवाया करते थे। ये एक ताम्र पत्रों पर लिखी होती है, तांबे के पत्रों के ऊपर लिखी जाती है। जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे उसको राजा अपनी प्रशस्ति में लिखवाता था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये इस प्रकार का प्रशस्ति पत्र, इसमें कड़ी भी लगी हुई है, एक पुस्तक के समान इसको बनाया जाता है। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। ताम्र पत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी के एक शासक द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राशि मुहर भी लगी हुई होती है। अब इस चीज को अपने को कॉपी के अंदर उतारना है, ठीक है। आगे का जो है अपन उसको अपन अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन लिखो। प्रशस्तियों से क्या तात्पर्य है? दूसरा है भूमि अनुदान। नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में लिखिए। ये 3 प्रश्न है, ज्यादा बड़े नहीं है और आपको इनको तीनों के आंसर लिखने हैं। आगे का अपन अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।